नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह की जासूसी करने वाले हैं। जासूसी दिलचस्प है। हाँ, और हमारा मुजरिम है एक ऐसा शब्द जिसे हम दिन में शायद 1000 बार इस्तेमाल करते हैं, मैं। मैं। ये मैं कौन है, कहाँ से आता है? और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने इस मैं नाम के रहस्य को सुलझाने का, यानी मतलब इसकी तह तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा तैयार किया है। बिल्कुल। स्रोतों का जो मूल विचार है ना, वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये पूरी यात्रा मैं होने के एहसास से शुरू होकर मैं नहीं होने के सच तक पहुंचने की है। सही। तो आज हम इसी नक्शे को जरा खोल कर देखने वाले हैं, कदम दर कदम। आज की पड़ताल का मुख्य सवाल यही है, ये मैं, मुझे, मेरा, जिसकी कहानी हम अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं, क्या वो सच है या सिर्फ एक भ्रम? और ये एक ऐसा सवाल है जो हर आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र में रहा है। हमारे स्रोत यहाँ दो मुख्य रास्तों का जिक्र करते हैं, एक है वेदांत और दूसरा है बुद्ध धम्म। अच्छा। और आज की बातचीत बुद्ध धम्म पर ज्यादा केंद्रित होगी और इसकी एक खास वजह है। स्रोत बताते हैं कि इस रास्ते में मैं के भ्रम के पैदा होने से लेकर उसके पूरी तरह घुल जाने तक का सफर बहुत ही साफ कदमों में समझाया गया है। मतलब ये सिर्फ फलसफा नहीं, एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड बुक है। बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल गाइड बुक। ये सुनने में तो रोमांचक लगता है। तो चलिए इस गाइड बुक का पहला पन्ना पलटते हैं। स्रोत में एक 7 कदमों की प्रक्रिया बताई गई है। तो जासूसी का पहला कदम क्या है, पहचान कैसे होगी? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पहचान, आइडेंटिफाई। हमें उन मूल वजहों को पहचानना है जो इस मैं और मेरा के एहसास को जन्म देते हैं। ठीक है। और जब हम ध्यान से देखते हैं तो स्रोत कहते हैं कि ये हमारी 5 इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और इन सब के पीछे दौड़ने वाले हमारे मन के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा हर अनुभव, जिसे हम मेरा अनुभव कहते हैं, वो इन्हीं 6 दरवाजों से होकर आता है। एक मिनट, ये तो ठीक है कि हमारा सारा अनुभव इंद्रियों से आता है, ये तो विज्ञान भी मानता है। इसमें आध्यात्मिक क्या है? मतलब ये तो बहुत सीधी सी बात लगती है। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा कदम आता है जो इस सीधी सी बात को गहरा बना देता है। दूसरा कदम है समझ, कॉम्प्रिहेंड। समझ। हाँ, यहाँ बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि ये इंद्रियां और मन है, बल्कि ये समझने की है कि ये काम कैसे करते हैं। जब हम इनके कामकाज को गहराई से देखते हैं तो एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। क्या? कि इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। कोई भी अनुभव, चाहे वो कितना भी अच्छा हो या बुरा, वो टिकता नहीं है। वो एक लहर की तरह उठता है और गिर जाता है। इसी को समझाने के लिए स्रोत बुद्ध की 5 स्कंधों की शिक्षा का जिक्र करते हैं। 5 स्कंध, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसको एक सूप के उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? सूप, अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, मान लीजिए एक सूप है, तो उसमें सब्जियां हैं जो दिख रही हैं, वो हो गया रूप। ठीक है, रूप। फिर उसका एक स्वाद है ना, खट्टा मीठा, वो है वेदना। वेदना। फिर आप उसे पहचानते हैं कि अरे ये तो टमाटर का सूप है, वो है संज्ञा। हाँ, पहचान, संज्ञा। फिर आपको उसे और पीने की इच्छा होती है या नहीं होती, ये है संस्कार। और आपको ये सब पता चल रहा है, इसका जो एहसास है वो है विज्ञान। ओहो। अब इनमें से कोई भी एक चीज अकेले सूप नहीं है ना? ये सब मिलकर सूप का अनुभव बना रहे हैं। ठीक वैसे ही ये 5 स्कंद मिलकर मैं का अनुभव बनाते हैं। वाह, मतलब मैं कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक सूप की तरह है जो कई चीजों से मिलकर बना है और लगातार बदल रहा है। बिल्कुल, मैं कोई चीज नहीं, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये नजरिया तो पूरा खेल ही बदल देता है। तो पहले हमने पहचाना, फिर समझा कि ये स्थायी नहीं है। इसके बाद तीसरा चरण आता है कमियों को देखना, सी शॉर्टकमिंग्स। ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? मैं समझ सकता हूँ कि ये शब्द सुनने में नकारात्मक क्यों लगता है, लेकिन श्रोता इसे निराशावादी नहीं बल्कि यथार्थवादी कहते हैं। यथार्थवादी कैसे? जब ये समझ गहरी होती है कि सब कुछ बदल रहा है, तो हमें एक और बात साफ देखने लगती है कि किसी भी बाहरी चीज या भीतरी अनुभव में स्थायी खुशी है ही नहीं। हम हर अच्छे अनुभव को पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन चीजों की प्रकृति ही है बनना और बिगड़ना, और उन्हें बनाए रखने का जो हमारा संघर्ष है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है, एक थकावट है।
तो यहीं पर पता चलता है कि स्व या आत्मा का विचार एक भ्रम है। सही, यहीं पर यह ज्ञान होता है कि जिसे हम एक ठोस आत्मा मान रहे थे वो असल में इन इंद्रियों से पैदा हो रहे अनुभवों का एक भ्रम मात्र है। लेकिन अगर हम हर चीज में कमियां ही देखने लगेंगे तो जीवन का मजा ही खत्म नहीं हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रास्ता हमें जीवन से दूर ले जाए? इसके बिल्कुल उलट, स्रोत कहते हैं कि ये रास्ता हमें जीवन के और करीब लाता है, क्योंकि हम उसे उसकी असलियत में देखना शुरू कर देते हैं। और यहीं से चौथा कदम आता है, जो शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प मोड़ है। और वो क्या है? छोड़ना, रिलीज। और कमाल की बात यह है कि ये जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। एक मिनट, मतलब ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है जैसे हम नए साल पर बुरी आदतें छोड़ने की कसम खाते हैं और 2 दिन में भूल जाते हैं। हाँ, ये वैसा नहीं है। स्रोत कहते हैं कि ये अपने आप होता है। ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस प्रक्रिया की सुंदरता है। जब आप इन कमियों को सिर्फ किताबी तौर पर नहीं समझते बल्कि खुद अनुभव करते हैं तो इंद्रियों के अनुभवों को पकड़े रहने की आदत वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अच्छा। सोचिए, जब आप जान जाते हैं कि अंगारा गर्म है और आपको जला देगा तो क्या आपको उसे छोड़ने के लिए संकल्प लेना पड़ता है? नहीं, हाथ अपने आप पीछे हट जाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब ये साफ साफ दिख जाता है कि हर अनुभव को पकड़ने का संघर्ष ही दुख का कारण है तो वो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। स्रोत कहते हैं इस छोड़ने के साथ ही बोझ से छुटकारा पाने की एक गहरी शांति मिलती है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि जब ये बोझ उतरता होगा तो एक जबरदस्त सुकून मिलता होगा। शायद यही 5वां चरण है, आराम, रिलैक्स। बिल्कुल, पर यह सिर्फ थकावट दूर करने वाला आराम नहीं है, ये एक बहुत गहरा मानसिक और भावनात्मक आराम है। हम सबके दिमाग में और दिल में एक लगातार तनाव बना रहता है ना? कुछ बुरा ना हो जाए, जो अच्छा है वो बना रहे। हाँ, एक अंतहीन दौड़। सही, एक अंतहीन दौड़। जब अनुभवों को पकड़ने की ये कोशिश रुक जाती है तो वो दौड़ भी रुक जाती है, और उस दौड़ के रुकने पर जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। श्रुत में इसी सुकून को आनंद कहा गया है। तो एक बार जब ये पकड़ ढीली हो जाती है और दिमाग में चल रहा शोर शांत हो जाता है तो क्या होता है? उस शांति के बाद मुझे लगता है हम अब उस शब्द के करीब पहुंच रहे हैं जिसे लेकर बहुत उत्सुकता रहती है, ज्ञानोदय। 6ठा चरण, ज्ञानोदय, एनलाइटेंड। हाँ, और यहाँ ज्ञानोदय का अर्थ बहुत साफ और जमीनी है। ये वो अवस्था है जहां मैं, मुझे और मेरा का भाव वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। पूरी तरह से? हाँ, ये बोध होता है कि कोई अलग से आत्मा या कोई व्यक्ति है ही नहीं जो सुख या दुख भोग रहा हो। जो कुछ भी था वो बस इन 6 इंद्रियों के जरिए होने वाले अनुभव थे। मतलब कोई करने वाला नहीं है, बस क्रिया हो रही है। मैं की वो कहानी वो बस हवा हो जाती है। और इसके बाद आता है अंतिम 7वां चरण, जहां शायद सारे भेद मिट जाते हैं, अद्वैत, नॉन डुअल। सही कहा, ये अंतिम अवस्था है, अद्वैत बोध की प्राप्ति, जहां जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है उसका फर्क मिट जाता है। बस शुद्ध चेतना रह जाती है जिसमें कोई दूसरा नहीं, कोई विभाजन नहीं। ये 7 कदमों का नक्शा तो बहुत साफ है, लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना आसान तो नहीं होगा। इस रास्ते पर चलने का व्यवहारिक तरीका क्या है? क्या इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत है? बिल्कुल, और यही इस मार्ग की खासियत है। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है बल्कि एक पूरी साधना है, एक अभ्यास है। और स्रोत बताते हैं कि इस साधना की नींव 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी है। 3 स्तंभ? हाँ, पहला स्तंभ है शील, यानी नैतिक आचरण। अच्छा, शील। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको एक ऊंची इमारत बनानी है तो सबसे पहले एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर जीवन ही नैतिक रूप से उथल पुथल भरा है तो मन कभी शांत हो ही नहीं सकता। सही बात है, वो हमेशा चिंता में डूबा रहेगा। बिल्कुल। तो शील नींव है, नींव के ऊपर क्या आता है? शील की नींव पर दूसरा स्तंभ खड़ा होता है, समाधि। इसका मतलब है मन को साध कर गहरी एकाग्रता की स्थिति में लाना। ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, एक तरह से जब नैतिक आचरण से जीवन में शांति आती है तब जाकर मन को एक जगह पर टिकाना संभव हो पाता है। समाधि मन को भटकने से रोकती है और उसे इतना शक्तिशाली और तेज बनाती है कि वो चीजों की असलियत को देख सके। और तीसरा और अंतिम स्तंभ जो शायद उस असलियत को देखने की क्षमता देता है, वही है तीसरा स्तंभ, पन्या, यानी प्रज्ञा या विवेक। ये साधारण किताबी ज्ञान नहीं है। तो ये क्या है? ये वो सीधी अनुभूति है जो चीजों के वास्तविक स्वभाव को दिखाती हैं। जब शील से स्थिर और समाधि से एकाग्र हुआ मन चीजों की जांच पड़ताल करता है
तब उसे हर चीज की बदलती हुई, असंतोषजनक और अनात्म प्रकृति का सीधा अनुभव होता है। अच्छा, तो ये तीनों शील, समाधि और पन्या एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही रास्ते के तीन हिस्से हैं जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। स्रोत के अनुसार ये एक संपूर्ण रोड मैप बनाते हैं जो इस लक्ष्य के लिए सबसे भरोसेमंद मार्ग है। ये बहुत साफ है, तो एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। लेकिन दुनिया में और भी तो बहुत से रास्ते हैं जो आत्मज्ञान की बात करते हैं। स्रोत में कुछ और तरीकों का भी जिक्र है। यह समझना दिलचस्प होगा कि बुद्ध धम्म का यह मार्ग उन दूसरे रास्तों से अलग कैसे है। हाँ, स्रोत कुछ अन्य रास्तों और उनकी सीमाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे हार्टफुलनेस ध्यान का जिक्र है। स्रोत कहते हैं कि यह कल्पना पर आधारित है। ठीक है, हार्टफुलनेस कल्पना पर आधारित है, लेकिन क्या स्रोत यह भी बताते हैं कि इस तरह की कल्पना शुरुआती साधकों के लिए क्यों मददगार हो सकती है और इसकी असली सीमा कहाँ पर आती है? बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि ऐसी तकनीकें मन को शांत करने के लिए शुरुआत में बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इनकी सीमा वहां आती है जहां भ्रम की जड़ पर काम करना होता है। मैं का भ्रम कल्पना से नहीं, बल्कि चीजों की असलियत न जाने से पैदा हुआ है। इसलिए उसे तोड़ने के लिए कल्पना नहीं, बल्कि पन्या यानी विवेक की जरूरत होती है। और परमहंस योगानंद की सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के बारे में क्या? स्रोत उसे काफी उम्मीद जगाने वाला बताते हैं। हाँ, उसे आशाजनक बताया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि उसमें मैं के पूरी तरह घुल जाने के अंतिम चरण शायद उतने स्पष्ट नहीं है। यात्रा बहुत अच्छी शुरू होती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का आखिरी नक्शा शायद थोड़ा धुंधला है। और रमण महर्षि की मैं कौन हूँ पर चिंतन की विधि, उसका भी उल्लेख है। स्रोत मानते हैं कि इससे बहुत ऊंची अवस्थाओं तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जब मैं का भाव बहुत सूक्ष्म हो जाता है तो वहां अटक जाने का खतरा रहता है। उस आखिरी महीन पर्दे को हटाने के लिए भी बहुत साफ मार्गदर्शन की जरूरत होती है। स्रोत में शिव शक्ति योग और वेदांत का भी जिक्र है, जो शायद इस रास्ते के सबसे करीब लगते हैं। सही, शिव शक्ति योग या तांत्रिक तकनीकों के बारे में कहा गया है कि वे अद्वैत जैसे अनुभव दे सकती हैं, लेकिन उनमें अक्सर शील, समाधि, पन्या का व्यवस्थित क्रम नहीं होता। तो अनुभव तो मिल सकता है, पर वो टिकता नहीं। या यूं कहें कि उस अनुभव को स्थायी ज्ञान में बदलना मुश्किल हो सकता है। अब वेदांत की बात सबसे दिलचस्प है। स्रोत कहते हैं कि आदि शंकराचार्य का वेदांत बुद्ध धम्म के सबसे करीब है, सिवाय अंतिम चरण के, विलय के। तो क्या है ये मुख्य अंतर? दोनों ही तो अद्वैत की बात करते हैं, तो आखिर में जाकर ये कहाँ अलग हो जाते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। स्रोत के अनुसार दोनों मार्ग मैं के भ्रम को तोड़कर एक परम सत्य तक पहुंचने की बात करते हैं। वेदांत में उसे ब्रह्म कहते हैं, बुद्ध धम्म में उसे निर्वाण। फर्क विलय की प्रक्रिया और उसकी अंतिम प्रकृति में है। स्रोत इशारा करते हैं कि बुद्ध धम्म में मैं को बनाने वाले जो 5 स्कंध थे, उनका पूरी तरह से बिना कोई अवशेष छोड़े निरोध हो जाता है। कुछ भी बाकी नहीं रहता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कोई एक होने के लिए भी नहीं रहता। जबकि वेदांत में आत्मा का ब्रह्म में विलय होने का भाव है, जहां एक चेतना बनी रहती है। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन स्रोत के मुताबिक यही वो अंतिम कदम है जो इन दो महान मार्गों को अलग करता है। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हैं। हमने एक जासूस की तरह मैं का पीछा किया और पाया कि ये कोई एक ठोस अपराधी नहीं, बल्कि हमारी 5 इंद्रियों और मन के खेल से पैदा होने वाली एक लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। हमने उन 7 कदमों के नक्शे को समझा, जो इस प्रक्रिया की पहचान से शुरू होकर इसकी असलियत को देखने और अंत में एक गहरी शांति, ज्ञान और अद्वैत की स्थिति तक ले जाते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि ये सब किसी जादू से नहीं होता, बल्कि शील, समाधि और पन्या की एक मजबूत और व्यवस्थित नींव पर होता है। स्रोतों से जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट मिलता है वो ये है कि मैं कोई दुश्मन नहीं है जिसे खोजना है और फिर नष्ट करना है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। जब इस प्रक्रिया को, इसके हर एक पुर्जे को, वो सूप वाली 5 चीजों को गहराई से समझ लिया जाता है, तो इसके साथ हमारी गलत पहचान अपने आप ही टूट जाती है। समझ ही मुक्ति है। और हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। आज की चर्चा के आधार पर सोचने के लिए एक सवाल। यदि मैं वास्तव में केवल इंद्रियों और मन का एक अनुभव है, एक प्रक्रिया है,
तो उस मैं का क्या होता है जब इंद्रियां पूरी तरह से शांत हों, जैसे गहरी बिना सपनों वाली नींद में? क्या वो मैं पूरी तरह गायब हो जाता है या बस कहीं निष्क्रिय होकर छिप जाता है, सुबह जागने और अपनी कहानी फिर से शुरू करने के अवसर की प्रतीक्षा में? इस पर विचार कीजिए।